Hello, in this video we are going to see how the forces are categorized in various categories. तो हम पहले देखेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. सो नाम से ही पता चलता है कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसे होंगे और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कैसे होंगे. कॉन्टैक्ट फोर्सेस इज बेसिकली जो हम कॉन्टैक्ट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं. दैट इज़ अगर कोई ब्लॉक है उसे हम फोर्स दे रहे हैं तो हो गया कॉन्टैक्ट फोर्स. अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक फोर्स, जिसमें दो बॉडीज़ के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन काफ़ी डिस्टेंस से ही आता है. इसमें हम जब फोर्स देंगे तभी ब्लॉक मूव करेगा. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज टू डिफरेंट चार्जेस, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर फ्रॉम डिस्टेंस. और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है. वो इनफाइनाइटली लॉन्ग रेंज तक इफेक्टिव होता है. सो this is how we categorize contact and non-contact forces. Now real and pseudo force. What is real force? अगर हमने इस ब्लॉक को पुश किया F फोर्स से, देन इसका कुछ एक्सेलरेशन होगा which is equal to F equal to ma. So real force क्या हो जाएगा? F equal to ma. That is हम ब्लॉक को फोर्स दे रहे हैं तो उसका कुछ एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है. Now what is pseudo force? सूडो फोर्स इज अगर हम गाड़ी पे बैठे हैं और मतलब हम गाड़ी चला रहे हैं और हमने ये ब्लॉक गाड़ी के पीछे रख दिया और हमने वो गाड़ी रॉकेट की तरह स्टार्ट की. दैट इज़ हमने बहुत फास्ट उसको पिकअप किया. तो क्या हो जाएगा? ब्लॉक जो है वो पीछे चले जाएगा. दैट इज़ वो गाड़ी से फेंका जाएगा पीछे. तो हमारे रिस्पेक्ट में क्या हो गया? वो ब्लॉक का एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में हो गया. सो दिस इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स. हमने तो फोर्स उसे आगे दिया था लेकिन उसका जो एक्सेलरेशन हुआ वो पीछे हुआ. तो दिस इज सूडो फोर्स. नाउ सूडो फोर्स इज नॉट इमेजिनरी फोर्स. वो इमेजिनरी फोर्स नहीं है क्योंकि वो रियल फोर्स है. अगर हम कार में बैठे हैं पीछे और कार एक्सेलरेट हुई जोर से, या फिर हम बस में हैं और बस जब एक्सेलरेट होती है तो हमें पीछे पुल मिलता है. तो दैट इज नॉट इमेजिनरी. ऐसा नहीं है कि हम वो इमेजिन कर रहे हैं, वो एक्चुअल में होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज सूडो फोर्स. That is, it is not real force, but it is also not imaginary force. So, pseudo force is not real. और उसका जो एक्सेलरेशन है, जैसे कि कार अगर आगे जा रही है तो हमारा एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में है, और ब्लॉक अगर हमारे पीछे है और हमने गाड़ी स्टार्ट की तेजी से तो उसका एक्सेलरेशन भी पीछे के डायरेक्शन में है. सो इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन्स लॉ. न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन का सेकंड लॉ है कि चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स एंड एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. बट इन दिस केस अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में नहीं है वो फोर्स. सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ. एंड थर्ड इज इट इज मेजरेबल. Now how can we measure this? Now अभी अगर हम कोई लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं और हमने हमारे नीचे वेट मेजरिंग मशीन रखी है तो हमारा वेट क्या होगा? हमारा वेट इंक्रीज होगा क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है. तो हमारा जो फोर्स है वो सूडो फोर्स नीचे के डायरेक्शन में एक्ट करेगा और हमारा खुद का भी वेट होगा. नाउ सपोज लिफ्ट नीचे जा रही है और हमारे नीचे वेइंग मशीन है, तो हमारा जो टोटल वेट होगा वो कम होगा कि ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली कम होगा क्योंकि हमें जो सूडो फोर्स लग रहा है वो ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है. सो दिस विल रिड्यूस अवर वेट. सो हाउ डू वी मेजर सूडो फोर्स? अगर कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम ट्रैवल कर रहे हैं, सपोज लिफ्ट. नाउ दिस इज वेइंग मशीन एंड दिस इज अ मैन. नाउ मैन का मास कितना है? m है. और लिफ्ट का एक्सेलरेशन सपोज ऊपर के डायरेक्शन में a है. तो टोटल वेट कितना हो जाएगा? वेट इक्वल टू mg. mg तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, प्लस m इंटू
माइनस ए। हमने ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि दिस इज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स हमेशा एक्ट्स इन डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। ये जो एक्सेलरेटिंग लिफ्ट है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर के डायरेक्शन में है, तो हम इसका जो ऐड करेंगे वेट वो होगा निगेटिव एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में। सो एंड दिस mg इज ऑल्सो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो ये निगेटिव साइन आएगी। सो जो टोटल वेट हो जाएगा दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेट, इट विल बी mg प्लस ma। वेइंग मशीन तो हमें सिर्फ वेट देगा ना, दैट मीन्स it won't give us direction, so we will take magnitude. So basically mg plus ma। और अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वेट हो जाएगा mg प्लस m इंटू माइनस ए, सॉरी मीन्स mg माइनस ma, क्योंकि हम नीचे की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो दिस इज mg प्लस ma। नाउ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस आर बेसिकली अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट कोई कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर उसको डिस्प्लेस किया तो उसका जो टोटल वर्क डन रहेगा वो पाथ के इंडिपेंडेंट रहेगा। दैट मीन्स अभी हमने सपोज वी लिफ्ट सम पेन like this, or we lift some pen in a circular direction but to same height, then उसकी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो इक्वल टू चेंज इन हाइट के वजह से रहेगी, नॉट बिकॉज ऑफ चेंज इन द पार्ट ट्रेवल्ड। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? mgh। सो चेंज इन हाइट इज h एंड दिस विल गिव अस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। नाउ अगर अभी हम ऐसे भी लेकर गए पेन को दैट इज इन सर्कुलर पाथ, देन चेंज इन दिस पोटेंशियल एनर्जी विल बी सेम, दैट इज mgh। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस इज बेसिकली change in potential energy is independent of path। One more important property of conservative force is total energy is always conserved। That is अगर हमने इस पेन को ड्रॉप किया फ्रॉम सम हाइट h, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी पहले वो क्या थी? mgh थी। नाउ अभी हमने पेन को ड्रॉप किया तो इट विल एक्वायर सम वेलोसिटी, दैट मीन्स इट विल एक्वायर सम काइनेटिक एनर्जी। और जब मास टोटली अर्थ को जस्ट टच करते रहेगा, दैट इज जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, व्हाट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी? हाइट तो जीरो हो जाएगा, सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी एंड दिस टोटल पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इन काइनेटिक एनर्जी। उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम रहेगी एट ग्राउंड, सो इट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो वी कैन से total energy of the object remains constant। So जब हम ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में या फिर ग्रेविटेशन फोर्स के वजह से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगी, क्योंकि पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट in the influence of conservative force। Now non-conservative forces, it will always reduce the total energy of the system। टोटल एनर्जी जैसे फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन को हम अगर हम एक फ्रिक्शन सरफेस पे पेन को रोल करते हैं और हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं और उसको वापस उसी जगह पे लाते हैं, तो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट पे कुछ एनर्जी थी दैट मीन्स इट विल गेट रिड्यूस
अगर हमने पुश किया उस ब्लॉक को and will give push from this side, then this friction will reduce the energy of the object. It is part dependent. जितना ज़्यादा part travel करेगा उतनी ज़्यादा उसकी energy loss होगी, because friction always acts in the opposite direction of the motion. It changes the direction of applied force. How? Now अगर mass इस direction में है mv, then the friction force will always act in this direction, opposite direction. और अगर मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी अगेन. सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. सो कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल क्या हो जाएंगे? एग्जांपल हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन और एयर ड्रैग. अब कंजर्वेटिव फोर्सेस में अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, देन उसकी जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी? वो आइदर हीट में कन्वर्ट होगी, या फिर अगर कोलिजन होता है दो ऑब्जेक्ट्स में, देन उसकी एनर्जी हीट साउंड में भी कन्वर्ट होती है, कि कोई एनर्जी लाइट में भी कन्वर्ट होती है. सो अगर हम ओवरऑल देखें तो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, बट मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट. पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज नोन एज mechanical energy. So it will remain same in conservative force and it will change in non-conservative force. So this is important. I hope you understand. Thank you.